देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली क्या है, देखें, इट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे कंसिस्ट करती है? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन को ना कैरी करेंगे ना, उनको हम नाम दे रहे हैं किसका? इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर अभी अभी स्टार्ट हुई है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन कैरियर बाउंड टू द प्रोटीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ बाउंड होंगे ये? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर ये क्या होंगे? बाउंडेड होंगे। क्रिस्टल जिसको कहते हैं वो, उसके अंदर फ्लूइड होता है, जेल होता है। उस फ्लूइड के अंदर तो आपने देखा था क्रेब्स साइकिल हो रहा था। अब ये प्रोसेस कहाँ होगा? क्रिस्टल की मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, ठीक है। द सिस्टम ट्रांसफर, इस सिस्टम में क्या होगा? ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? ये भी सुन लीजिएगा, फ्रॉम NADH, ठीक है ना। प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ये तो आपको पता है, हाइड्रोजन लॉस हो रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस, NADH हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के दौरान, जिसको आपने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम दिया था, TCA साइकिल। याद है ना, कल हमने पढ़ा था कि इस दौरान कितने NADH2 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे? प्रोड्यूस हो रहे थे। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी है Na आपके पास क्या है? DH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे। और यानी कि क्रेब्स साइकिल के दौरान भी NADH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे। TCA मैंने लिख दिया ना, क्रेब्स साइकिल लिख दें या TCA लिख दें, बात तो एक ही है। यानी कि TCA का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। टू ऑक्सीजन, किसके पास जा रहे थे? ऑक्सीजन के पास जा रहे थे, ठीक है। टू ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, रिलीज होगी ऐसे में क्या? रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मच ऑफ विच, इसको रिमूव करना पड़ेगा मुझे, इसको रिमूव करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। चलें, यहाँ नहीं आ पाएगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कर रहा हूँ। देखिए, मच ऑफ विच is stored in ATP, ATP के अंदर, ठीक है। प्रोड्यूस फ्रॉम, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती? ADP, ADP से। एंड इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला था। देखिए याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ATP मतलब कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट। असल में जो एनर्जी स्टोर है ना, इस बॉन्ड में स्टोर है, इस बॉन्ड में। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये किस में चला जाएगा? ये चला गया ADP के अंदर चला गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसके अंदर मच एनर्जी स्टोर होती है ATP के अंदर, ठीक है ना। ATP क्या होता है, और ATP कहाँ से आता है? फ्रॉम ADP। और ADP को क्या चाहिए होता है? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए होता है। तो रेस्पिरेशन जो है इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन।
लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, और इस प्रोसेस के अंदर आप अगर देखें ग्लाइकोलाइसिस एंड रेस्पिरेटरी साइकिल, इसकी कई सेवरल आपके पास प्लेसेस हैं ऑक्सीडेशन की ना। अब ऑक्सीडेशन होगी इसके अंदर पेयर ऑफ हाइड्रोजन की, ऑक्सीडेशन होगी किसकी, पेयर ऑफ हाइड्रोजन की, इज रिमूव फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। अब पेयर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट होगा किसके अंदर, उसके पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, क्योंकि एक पेयर में कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे। और वो 2 हाइड्रोजन जाके किसके साथ कंबाइन हुए थे, कल भी आपने क्रैप्स साइकिल में देखा था, NAD के साथ कंबाइन हुए थे। और NAD के साथ कंबाइन होने के बाद उन्होंने क्या बना लिया था, NADH2 बना लिया था। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यानी कि इन दिस ऑक्सीडेशन पेयर ऑफ हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। अब पेयर ऑफ हाइड्रोजन जो है डिसोसिएट करता है 2 प्रोटॉन एंड 2 आपके पास क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब 2 प्रोटॉन रिलीज हुए, ठीक है ना, कहां से, हाइड्रोजन से, और वो कंबाइन हुए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बना लिया, वाटर बना लिया। हाइड्रोजन आइंस जो है वो कंबाइन डायरेक्टली नहीं होता, सुनिएगा, हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होते। मैं लिखता हूँ इस लाइन को, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सुनिएगा, रिमूव कर रहा हूं। देखें 2 आपके पास क्या है इसके अंदर, यानी कि हाँ, इन दिस ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस में, क्रैप्स साइकिल में, अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, रिमूव हो रहा था फ्रॉम द बल्कि पेयर ऑफ हाइड्रोजन इज रिमूव, ठीक है, पेयर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा था, आपके पास रिमूव हो रहा था, ठीक है। तो अब देखें द पेयर ऑफ हाइड्रोजन, और से सुनिएगा, जिसको क्रैप्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस समझ आए वो समझ जाएगा इसको। पेयर ऑफ हाइड्रोजन कल भी हमने बात की थी, याद है ना, पेयर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 जा रहे थे ना, 2 जा रहे थे ना आपके पास, 2 हाइड्रोजन। जैसे कि पायरुवेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, तो ऐसे में NAD 2 हाइड्रोजन भी रिलीज हुए थे, NAD से NADH2 बन गया था। फिर आपने आगे जाकर के देखा कि जब आइसो यानी कि सिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड बना था, तो उस दौरान भी एक कार्बन रिलीज हुआ, 6 से 5 कार्बन हो गए थे, अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड बन गया था। और NAD से हाइड्रोजन भी रिमूव हुए थे, NAD से NADH2 बन गया। फिर अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड में से दोबारा 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, वो NAD के साथ मिले, NADH2 बन गया। फिर उसके बाद वो कोएंजाइम अटैच हुआ था जाके, ठीक है ना, और एक कार्बन जो है अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड से निकला था। जब एक कार्बन निकला तो 4 रहेगा, सनाइल बन गया। फिर कोएंजाइम अटैच हो गया था, सनाइल एसिटाइल कोएंजाइम बना लिया था। फिर कोएंजाइम वहां से रिमूव हो गया, तो ऐसे में सुसनेट बन गया। फिर उसके बाद में यानी कि उसमें से 2 हाइड्रोजन सुसानिक एसिड से निकले, सुसानिक एसिड या सुसनेट कहते हैं, उससे 2 हाइड्रोजन निकले, वो FAD के साथ कंबाइन हुए थे, तो फॉर्मिक एसिड बना था। फिर फॉर्मिक एसिड के साथ आके वाटर ऐड हुआ था, तो मलेट बना था। फिर मलेट के अंदर से 2 हाइड्रोजन निकले और वो NAD के साथ जाके कंबाइन हुए, NADH2 बन गया। तो फिर ऐसे में क्या बना, मलेट से जब 2 हाइड्रोजन निकल गए तो ऑक्सैलो एसीटेट बना, और ऑक्सैलो एसीटेट अगेन फिर ये साइकिल क्या हो गया था, वंस अगेन रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बना था। तो अब मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि पेयर ऑफ हाइड्रोजन, कि ये जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन है इज, ठीक है, डिसोसिएटेड into 2 proton and 2 electrons, 2 प्रोटॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से, ठीक है ना, 2 प्रोटॉन और 2 क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है।
या फिर इस तरीके से आप कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन। ठीक है, तो अब ये जो 2 प्रोटॉन है, द टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स हैं जो, वो जो है रिलीज हुए इन द मीडियम, उस मीडियम के अंदर जहां पे मैट्रिक्स मौजूद था, मैट्रिक्स को कह रहे हैं इन द मीडियम, मीडियम मैट्रिक्स को कह रहे हैं जहां ये प्रोसेस चल रहा था क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, मीडियम के अंदर, ठीक है, मीडियम एज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे वो तो NADH के साथ, NAD के साथ कंबाइन होकर NADH2 बना रहा था, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन हो गया, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर टू फॉर्म वाटर, उसने वाटर कैसे बना लिया। अब ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं लेता, ऑक्सीजन डायरेक्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन नहीं लेता। मैं लिख देता हूं, दीज हाइड्रोजन आयन, these hydrogen ions, ठीक है, do not combine directly with oxygen। अब समझ गए होंगे आप कुछ मेरी बात को। do not combine directly with oxygen but receive by, बट मैं अब इसको रिमूव करना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें जी। बट received by NAD या फिर NADP, ठीक है, एंड FAD, ये भी तो था ना FAD। पहले तो ये रिसीव होंगे कहाँ, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलते, एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन आ रही है, आप चाहें कि जनाब वो जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट जाकर के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलीज हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लें, तो नहीं, वो डायरेक्ट नहीं, वो पहले कंबाइन होते हैं NAD के साथ या NADP के साथ या FAD फैल्विन, जिसको कल मैंने बताया था, साथ कंबाइन होते हैं। फिर उसके बाद वहां से जाके वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए, इनसे सेपरेट होने के बाद, इनसे सेपरेट हुए, इन्होंने दोबारा जाके हाइड्रोजन ले लिया, फिर इन्होंने वो हाइड्रोजन जाके दोबारा वो ऑक्सीजन को दे दिया। तो ये हाइड्रोजन को गेन करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन को डोनेट करते जा रहे हैं, और वहां पर वाटर जो है वो बनता चला जा रहा है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कल मैंने बताया था ना कि जब फॉर्मिक एसिड बना तो फॉर्मिक एसिड के साथ वाटर ऐड हुआ, वाटर ऐड हुआ तो मैलिक एसिड या मलेट बना, फिर मलेट में से हाइड्रोजन निकले, वो NAD के साथ जाके कंबाइन हुए, NADH2 बना, ठीक है, और मलेट फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट में, फिर ऑक्सैलो एसीटेट सिट्रेट में, फिर सिट्रेट आइसोसिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लाइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लाइट्रिक एसिड से सुसानिक, आपके पास सुसाइल कोएंजाइम A, ठीक है, फिर उसके बाद सुसानिक एसिड, फिर माफॉर्मिक एसिड, फिर मलेट, फिर ऑक्सैलो एसीटेट, फिर सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट। तो ये साइकिल इस तरीके से बार बार क्या होता जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। और एरोबिक प्रोसेस का क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आती चली जा रही थी, तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं ले रहे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, पहले ये हाइड्रोजन जाकर के कंबाइन होगी NAD के साथ या NADP के साथ या FAD के साथ, फिर जाके वहां से सेपरेट होगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, वाटर बनेगा, फिर NAD की सपोज करें NADPH2 था, उसने हाइड्रोजन दे दिया ऑक्सीजन को, जो आ रही है कंटिन्यूसली वहां, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है, वाटर बन गया, उसने जाके दोबारा हाइड्रोजन ले ली, फिर उसने दोबारा ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन और दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दी, फिर ऑक्सीजन से वाटर बन गया, फिर NAD या FAD गया, दोबारा हाइड्रोजन ले ली। तो आप देखें बार बार हर स्टेप के अंदर मोस्टली वहां पे हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो रहे थे। अच्छा, हाइड्रोजन आयन का रिमूव होना भी जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे तो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बनेंगे ना, जैसे आइसोसिट्रेट था, हाइड्रोजन आयन और कार्बन रिमूव हुआ, सिर्फ कार्बन रिमूव होता तो क्या ये अल्फा कीटोग्लाइट्रिक एसिड कहलाता, नहीं,
कार्बन के साथ हाइड्रोजन का रिमूव होना भी है, फिर ये अल्फा कीटोग्लाइटिक एसिड बन रहा है। फिर अल्फा कीटोग्लाइटिक एसिड से ऑक्सी हाइड्रोजन फिर रिमूव हो रही है, फिर एक कार्बन रिमूव हो रहा है, 4 कार्बन रहेगा, सिस्नाइल कोएंजाइम ए बन गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, फिर ये ससानिक एसिड बन गया, कोएंजाइम अलग हो गया। अब दोबारा ससानिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हुए, वो जाके एफएडी के साथ कंबाइन हुआ, FADH2 बना। अगर ये हाइड्रोजन इसमें से नहीं निकलते तो ससानिक एसिड या ससनेट से फॉर्मिक एसिड कैसे बनता, वो तो बनता ही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस साइकिल को चलाने के लिए भी हाइड्रोजन का कम होना लाजमी है। और वो हाइड्रोजन ले जा कौन रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स ले जा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर क्या है, मौजूद है। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरफ हाइड्रोजन आयन रिमूव होते जा रहे हैं और एक प्रोडक्ट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी प्रोडक्ट बनती जा रही है, और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन डोनेट होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आती चली जा रही है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके वाटर की फॉर्मेशन करते चले जा रहे हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर द ऑक्सीडाइज। ये जो कंपाउंड्स है ना, दीज कंपाउंड्स आर देन, फिर ये कंपाउंड क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देन ऑक्सीडाइज थ्रू इलेक्ट्रॉन, देखिए ऐसे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बन गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या बना रहे हैं भाई, ये कंपाउंड क्या हो रहे हैं, NADH2, NADPH2, FADH2, ये क्या कर रहे हैं, ये कंपाउंड है ना, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं आपके पास। ये कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जैसे NADPH2 का हाइड्रोजन गया, जैसे सपोज करें NADH2, इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। FADH2, इसने हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अगर NADP मौजूद है, उसके हाइड्रोजन अगर ये रिमूव हुए, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होंगे, इनके ऑक्सीडाइज होने से वहां पर, उनके ऑक्सीडाइज होने से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, पेयर का पेयर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दो हाइड्रोजन जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब पेयर ऑफ हाइड्रोजन जा रहा है, पेयर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पेयर ऑफ प्रोटॉन जा रहे हैं, और ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज होते चले जा रहे हैं। तो इनके ऑक्सीडाइज होने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है। एंड देन एनर्जी इज रिलीज, एंड देन मैं रिमूव करता हूं इसको, एंड देन एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इन दिस process is used in the form of ATP की सूरत के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होगा, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जहां पर क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द इलेक्ट्रॉन, और से सुनिएगा, बड़ा इजी है, कोई टिपिकल नहीं है इसके अंदर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक प्लेस इन द, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। वेयर, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वजह भी पता होनी चाहिए आपको। वाई दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, वाई, उसका रीजन क्या है, वेयर हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वहां पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं ना, हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्रोटीन मौजूद है। वेयर हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्रोटीन कहते हैं, या हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर अरेंज
क्योंकि वहां पर कौन मौजूद है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर मौजूद है। और कैसे मौजूद है, इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद है, तभी वहां पर ये प्रोसेस हो रहा है। और इस पूरे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, क्या खुद से हो रहे हैं, नहीं भाई, देखें, यानी कि दिस सिस्टम is controlled by enzymes। सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा, एंजाइम्स कंट्रोल करेंगे। सीरीज ऑफ कैरियर, सीरीज के अंदर, ठीक है, ऑर्डर में अरेंज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, चौथे से पांचवें तक। तो द सीरीज ऑफ कैरियर्स is called electron transport chain। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देंगे। अच्छा जी, अब मुझे जरा बताएं, समझ आई मेरी बात या ऊपर से गुजरी? मैं चैट पे देख रहा हूँ। सर, यस, चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? इसको छोड़ो, ये मैं सब बता दूंगा तुम्हें, पहले तुम इसको समझो। तो आई समझ में नहीं आया लग रहा है मुझे, तो आई समझ नहीं आया जब भी तुम। सर बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे मेरा बच्चा, मुश्किल क्यों, तुमने आप तो रिकॉर्डिंग? बहुत अच्छे समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, तुमने रिकॉर्डिंग सुनी थी कल वाली, सच्ची बताना। नहीं सर, अब आज सुनूंगी। बेनजीर बोलो क्या हुआ, तभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बेनजीर बोलो। बहुत मुश्किल है, ओ माय गॉड, बोलो बेनजीर। अच्छा, समझ आ गया, लेकिन टर्म्स याद करना मुश्किल है। हाँ बेटा, ये टर्म्स याद करना मुश्किल है, ठीक है ना। अब ये याद करनी पड़ेगी। मैं भी जब शुरू शुरू में मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा था ना इस फिजियोलॉजी में, मुझे बड़ा तंग किया था। आप यकीन नहीं करें, बाखुदा मैं बता रहा हूँ, मैं फिजियोलॉजी लेके फंस गया था। क्योंकि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में मेरी बीएससी ऑनर्स के अंदर, यानी कि यूं कह लें कि सेकंड पोजीशन थी, और सॉरी फर्स्ट पोजीशन थी। एमएससी के अंदर मेरी पोजीशन, मेरी वो पोजीशन रुकी थी कितने मार्क्स से, 4 मार्क्स से। तो अब मैं, मेरे साथ के जो दूसरे क्लास फेलोज थे, किसी ने पैलियो बॉटनी लिया, किसी ने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लिया, किसी ने माइकोलॉजी एलजी लिया, और फंजाई लिया, किसी ने फाइकोलॉजी, कोई जो है पैथोलॉजी पढ़ रहा था, सब मुख्तलिफ ले लिया। मैं ये बड़ा टिपिकल लेके फंस गया, और टीचर भी बड़ा हार्ड इसका। अब करूं तो करूं क्या? अब यकीन नहीं करें, मैं रात में रोता था, मेरा पिलो गीला हो जाता था। अरे मैंने ये क्या हिमाकत कर दी है फिजियोलॉजी लेके, मुझे फिजियोलॉजी नहीं लेनी थी। लेकिन बहरहाल फिर मैं लगा रहा, मैंने कहा मुझसे पहले ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं इन्होंने भी तो पढ़ा होगा ना, या ये जो मेरे साथ बाकी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने भी तो करा होगा ना, कोई ना कोई तो होगा जिन्होंने। और मोस्टली देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, बड़ा आपको हौसला मिलेगा। हाँ, यानी कि फाइनल में स्पेशलाइजेशन होती थी, तो फाइनल ईयर के अंदर मुझे फाइनल में स्पेशलाइजेशन होती थी, 20 स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज करवाते थे। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और फिजियो थी मेरे पास। तो उन 20 में आप यकीन नहीं करें, 16 गर्ल्स थी और 4 हम बॉयज थे। 16 गर्ल्स, मैंने कहा ये गर्ल्स कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, मैं भी कर सकता हूँ, ये क्या चीज है। तो अब आप अंदाजा करेंगे, गर्ल्स ने इतनी टिपिकल ये फिजियोलॉजी ले ली थी, और उसके 4 पेपर निकालना हमारे लिए अजाब बन गए थे। ये तो बेसिक है, उसमें तो ये भी था कि ये एंजाइम कौन कौन से हैं, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनता कैसे, उसी के 10 स्टेप हैं, उसी के 10 स्टेप हैं। तो आप देखें, गर्ल्स ने लिए, ठीक है। तो आप भी गर्ल्स हैं बेटा, कर सकते हैं। मैंने सुना है गर्ल्स का रट्टा बड़ा टाइट होता है। अब इसको रटें, दिमाग में इसको बिठाएं, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुने, बार बार रिकॉर्डिंग सुने, बार बार रिकॉर्डिंग सुने। ये क्रेब्स साइकिल की, ग्लाइकोलाइसिस की जितनी बार रिकॉर्डिंग सुनी कि देखें, बाखुदा अगर आप में से किसी ने कल रिकॉर्डिंग सुनी होती तो उसको यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। आप रिकॉर्डिंग को सुने, रोक दें, फिर दोबारा पीछे ले जाएं, फिर सुने पॉइंट क्या है, फिर रोक दें, फिर पीछे ले जाएं, फिर आगे आए। क्योंकि मेरा तरीकाकार ये था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं याद करने के बाद लिखता था।
और जहां मैं अटक जाता था, सोचता था, नहीं याद आता था, मैं दोबारा देखता था, फिर लिखता था, फिर देखता था, फिर लिखता था। मैं लिखता रहता था, लिख लिख के मैं याद करता था। मैं हर 500-500 400-400 पेज के रजिस्टर में भर दिया करता था। तो लिख लिख के याद करें भाई, लिख लिख के याद करें। ठीक है, चलें जी, मैंने तरीका बता दिया, अब आपकी मर्जी है। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहरहाल मैंने बता दिया आपको। 2 से 3 एमसीक्यूज इससे आएंगे, 2 से 3, क्योंकि अगर 80 वाला प्रोसेस रहा तो जेनेटिक्स, अब मैं इसके बाद जेनेटिक्स लेने वाला हूँ, क्योंकि जेनेटिक्स से 30 के करीब एमसीक्यूज आते हैं और इससे 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हाइड्रोजन एटम रिमूव इन पेयर वेरियस स्टेज, ये पॉइंट सुनिएगा। द हाइड्रोजन एटम removed in pair at various stages। ठीक है, हर स्टेजेस के ऊपर रिमूव हो रहे हैं। किसकी? ड्यूरिंग, आपने कल या परसों देख, परसों खैर कल तो नहीं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस एंड क्रैप्स साइकिल। भाई ऐसा ही हुआ था ना कि हर स्टेज के ऊपर हाइड्रोजन एटम क्रैप्स साइकिल के अंदर क्या हुए थे? रिमूव हुए थे ना। पहली दफा कहाँ रिमूव हुए थे? पायरुवेट से, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। फिर दूसरी दफा ये दोबारा कब रिलीज हुए? तो आइसोसिट्रेट से रिलीज हुए थे। फिर तीसरी दफा कब रिमूव हुए थे? अल्फा कीटोग्लाइकोलिक एसिड से। फिर चौथी दफा ये कब हुए थे? ससानिक एसिड से। फिर ससानिक एसिड के बाद पांचवी दफा ये कहां से रिमूव हुए थे? मलेट से रिमूव हुए थे, जो एक्सोलोएसीटेट बना था। तो ग्लाइकोलाइसिस में भी यही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन एटम आपके पास क्या रिमूव है? आपके पास इन पेयर एट वेरियस स्टेज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैप्स साइकिल। ठीक है, अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये जो पेयर है ना, पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम is separated into a pair of electrons and a pair of proton। ठीक है, ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से तो क्या निकलते थे फिर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन निकलेंगे आपके पास। ठीक है, यानी कि देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे एक नए पॉइंट को मैं डिस्कस करने लगा हूं, नए पॉइंट को रिमूव करना चाहूंगा, रिमूव करूंगा इसको। देखें, द इलेक्ट्रॉन्स आर, कौन एक्सेप्ट कर रहा था? एक्सेप्टेड बाय क्रैप्स साइकिल में किस किसने? एनएडी ने किए थे, और किसने? एफएडी ने किए थे। ठीक है ना, एनएडी और एफएडी ने किए थे। जिसने कल क्रैप्स साइकिल समझा वो तो बड़ा इजी है, जिसने रिकॉर्डिंग सुन ली वो भी बड़ा इजी होके सुन रहा है इसको, उसकी समझ में आ रहा है। ठीक है, कल जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्सेप्टेड बाय कहां से? एनएडी और एफएडी, यही तो कर रहे थे ना। अगर आपको याद हो, एफएडी ने किस स्टेज पे लिए थे? एफएडी ने ससानिक एसिड, ससानिक एसिड की स्टेज पे पहली दफा एफएडी आया था, जब मैंने कहा था कि अनदर न्यूक्लियोटाइड यूज फैल्वेन। ठीक है ना, फैल्वेन आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड थी वो यूज हुई थी पहली दफा, वो ससानिक एसिड से हुई थी। और ससानिक एसिड से पहले ससाइल को एसिटाइल कोएंजाइम ए था। ठीक है, और ससानिक एसिड के बाद फार्मिक एसिड था, या फार्मेट जिसको कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये एक्सेप्टर थे इलेक्ट्रॉन के ना, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे। फिर क्या होता था? दे आर, ये पास करते थे आगे, दे आर पासिस, दे आर पास्ड अलोंग अ सीरीज। फिर ये सीरीज में इनको पास कर देते थे, अपने पास से पास करते थे, जब भी तो NADP NADH2 से NAD बन जाता था, दोबारा फिर ले लिया करते थे, पास करते थे। तभी तो FADH2 से
दोबारा FAD बन जाता था और फिर दोबारा ये ले लिया करते थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसको पासिस करते थे? यानी कि मैंने कहा कि दे आर पास्ड अलोंग अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन कौन सी थी वहां पे? इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब वो कौन कौन से थे? सच एज, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये प्रोटीन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन कौन सी? क्रिस्टने वाली मेम्ब्रेन, वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्राफ्ट साइकिल मैट्रिक्स के अंदर हुआ था। ठीक है ना? मैट्रिक्स के बाद ये कहां डोनेट करते जा रहे थे? कहां डोनेट करते जा रहे थे? ये मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स जिसके अंदर बंद था ना, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन कैरियर्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बेसिकली प्रोटीन के बने हुए थे। ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते जा रहे थे? लेते जा रहे थे, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते जा रहे थे? ऑक्सीजन के पास जाते जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके पास वाटर बन रहा था। लेकिन वाटर तो बन रहा था, लेकिन एनर्जी भी जनरेट हो रही थी, जिसको हमने ATP का नाम दिया था। जैसे सच एज, ये याद रखिएगा, पहला साइटोक्रोम, ये प्रोटीन है, साइटोक्रोम B। ठीक है, फिर दूसरा साइटोक्रोम C, फिर तीसरा क्या है? साइटोक्रोम A, एंड लास्ट है साइटोक्रोम। अच्छा, कोई आप में से बताएगा ये साइटोक्रोम के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर भी थे? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे थे ये साइटोक्रोम? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैलाकॉइड पे था ना, वो B6 था आपके पास, B6 था। ठीक है, B559 था, अगर आपको याद हो, जिसको हमने नाम दे दिया था किसका? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया था। आपको याद है, हमने वहां जब डिस्कस किया था किसके अंदर, आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको पिगमेंट PS1 और PS2 बताए थे ना, याद है आपको? तो PS1 और PS2 को जो हमने डिस्कस किया था, तो वहां मैंने बताया था कि PS1 के पास साइटोक्रोम B था। ठीक है ना? फिर उसके बाद आपके पास जो PS2 था, उसके पास साइटोक्रोम B6, B559 था। ये 3 साइटोक्रोम थे। लेकिन यहाँ पर कितने साइटोक्रोम हैं? 4 साइटोक्रोम है। एक साइटोक्रोम B है, एक ये साइटोक्रोम तो थैलाकॉइड के पास भी मौजूद था। ठीक है ना? और एक साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम A है। सिंपल है ना, साइटोक्रोम ABC और A3, ABC और A3, सिंपल। ठीक है, ये भी एक्सेप्टर है। यस, ये एक्सेप्टर है। अच्छा, यस यस, अमन खान, यू आर राइट, ये एक्सेप्टर है। अच्छा, अब देखें क्या होगा, मैं इसको रिमूव करना चाहूंगा, रिमूव करूंगा। पहले मैं बताता हूँ, फिर डायग्राम के अंदर समझाऊं, बल्कि डायग्राम के अंदर मैं समझा देता हूँ ना आपको कि इस तरीके से ना, इस तरीके से देखें, 4 साइटोक्रोम मैंने बताए हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टल ने ऐसी होगी। अच्छा जी, मैसेज क्या आया? मानन, म्यूट करो बेटा अपने आप को। तो टॉपिक मुश्किल है तो वैसे शोर शराबे में कैसे समझ पा रही होगी? देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है? इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा जी, अब इनर मेम्ब्रेन के ऊपर देखें, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये मौजूद है साइटोक्रोम। ठीक है, फिर दूसरा साइटोक्रोम ये रहा, इस तरीके से मौजूद है। फिर तीसरा साइटोक्रोम ये मौजूद है। फिर चौथा साइटोक्रोम ये मौजूद है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे आया NADH2 आया, इसने हाइड्रोजन दे दिया अपने, किस में कन्वर्ट हो गया? NAD के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इसने क्या करा? इसके हाइड्रोजन ले लिया।
इसके क्या करा इसने, ये 2 हाइड्रोजन को ले लिया, और ये साइटोक्रोम, ये क्या है, साइटोक्रोम प्रोटीन के बने हुए हैं, तो इनको प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे सकते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे सकते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये क्या है, साइटोक्रोम, या साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कह दें, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे सकते हैं आप इनको ना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखें ये आया यहाँ पे कौन, FADH2, और यहाँ पे अब क्या बन गया, FAD बन गया, देखिए चेन की सूरत में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करते जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करते हुए जाएंगे ना इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हुए कहाँ, इस तरफ जाएंगे। फिर इनकी देखें ये इलेक्ट्रॉन 2H+2 आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है आप यानी कि आपके पास ये जो यानी कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फिर आगे की तरफ कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ कहाँ जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर